हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनु लॉ क्लासेस। मेरा नाम गौतम दीक्षित है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम 9 अप्रैल 2022 का डेली हिंदू एनालिसिस करने वाले हैं। और बिफोर आई स्टार्ट, आज का न्यूज़पेपर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हम स्टार्ट भी आज का न्यूज़पेपर वहीं से करेंगे बिकॉज नाउ yesterday the RBI Monetary Policy Committee had said and now they have announced certain important announcement related to accommodative monetary policy। ये क्या होता है? Today we will going to study in detail what is the job of monetary policy committee, कब establish हुआ था, कितने members होते हैं, कौन इसका chair होता है, chairperson होता है। We all are going to do it today. Then the next important thing which we are going to do is, एंड जो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि आज हम रिवीजन भी करेंगे और नए डेवलपमेंट्स देखेंगे रिलेटेड टू कोविड-19 वैक्सीनेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया। तो एक बार हम फिर से इसको करेंगे। कुछ बहुत ही बड़ा हुआ है, कुछ नया हुआ है इसके अंदर, तो आज हम इसको फिर से देखेंगे और पास्ट में क्या हुआ है उसका हम रिवीजन भी करेंगे। दैट इज़ आई एम श्योर विच इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन एग्जाम। एंड देन वी आर गोइंग टू सी इन ब्रीफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, Foreign Contribution Regulation Act, and then Supreme Court has also said something about the Foreign Contribution Regulation Act. We are going to see that also. वो जो observation है Supreme Court का, that is very important. Then coming to the Russia-Ukraine crisis, इसमें हम पहले कर चुके थे कि रशिया का जो मेंबरशिप है it has been suspended from the United Nations Human Rights Council। तो एक एडिटोरियल है उसके ऊपर, आज हम उसको भी देखेंगे। So today friends, let's start from the economic page. Friends, before I start, we at Manu Law Classes, we have already started with crash course for CLAT 2022 and 1 year batch for CLAT 2023. So please enroll us. You can find the information related to the phone number and our website in the description box. अब हम फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट विद द इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक एक चीज़ बेसिक से लेते हैं, दैट इज़ आरबीआई। सो व्हाट इज़ आरबीआई? आरबीआई इज़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हु इज़ द गवर्नर ऑफ आरबीआई? शक्तिकांता दास। ही इज़ द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नाउ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इट इज़ द सेंट्रल बैंक, इट इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। नाउ किसी भी कंट्री में सेंट्रल बैंक का जॉब क्या होता है? द सेंट्रल बैंक का मेन जॉब होता है टू इम्प्लीमेंट मॉनेटरी पॉलिसी, टू इम्प्लीमेंट मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी का टारगेट क्या होता है? मॉनेटरी पॉलिसी का टारगेट होता है ग्रोथ, दैट इज जीडीपी ग्रोथ, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ विद प्राइस स्टेबिलिटी, ग्रोथ विद प्राइस स्टेबिलिटी। इसका मतलब प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ना नहीं चाहिए। सो ग्रोथ विद प्राइस स्टेबिलिटी, इसका मतलब हो गया कि हमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना है। इन्फ्लेशन शुड बी इन कंट्रोल। ओके, अब जो हमारा मॉनेटरी पॉलिसी होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, जिसमें आरबीआई जो है वो इकोनॉमी में पैसा पंप करती है। ओके, दैट इज कॉल्ड एज एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। दूसरा जो होता है वो होता है टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। ओके, जिसमें से आरबीआई जो है वो इकोनॉमी में से पैसा वापस ले लेती है क्योंकि डिमांड को कंट्रोल करने के लिए। ओके, तो अगर जब भी इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा, ठीक है, इसका मतलब होता है कि इकोनॉमी में पैसा बहुत ज़्यादा है, लोगों ने डिमांड बहुत ज़्यादा किया हुआ है, इसकी वजह से प्राइसेस बढ़ रहे हैं। सो व्हाट आरबीआई विल डू? आरबीआई विल स्विच टू टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। ओके, और जब भी इन्फ्लेशन कम होगा, ग्रोथ कम होगा, ओके, आरबीआई विल स्विच टू एक्सपांशनरी, या आजकल जो आरबीआई ने एक नया नाम इसको दिया हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज एकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी। ओके, जब हम कोरोना से जूझ रहे थे और जब हमें ग्रोथ पूरा हमारा नीचे आ गया था, जब हमको रिवाइव करना था अपना ग्रोथ, सो आरबीआई केम विद एकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी। ओके, ठीक है, आरबीआई केम विद accommodative monetary policy for more than 1 year। आरबीआई वाज इन दिस accommodative monetary policy। यहाँ पे आरबीआई ने जो अपना रेपो रेट रखा था दैट वाज
4%। अगर आप इसको इन्फ्लेशन रेट से अगर एडजस्ट करेंगे देन इट कम्स इफेक्टिवली 0%। ओके, तो बहुत कम रखा था। अब क्या हुआ कि फरवरी का जो इन्फ्लेशन का डेटा आया है उसमें इन्फ्लेशन को पाया गया है 6.07%। नाउ हमारे इंडिया में जो गवर्नमेंट ने आरबीआई को टारगेट दिया है इन्फ्लेशन का, इट इज़ 4% ±2%, मतलब 2% से 6%, उससे ज़्यादा नहीं। पर अब हम अगर अपना इन्फ्लेशन देखेंगे देन इट इज़ 6.07%। व्हाट इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड दिस inflation? The main reason behind this is two reasons. The two reasons are rise in crude oil prices because of Russia Ukraine crisis. Second is rise in global commodity prices. For example, अगर आप आज का ही न्यूज़ देखेंगे यहाँ पे, देन यहाँ पे देखिए द वर्ल्ड फूड प्राइसेस रोज टू अ न्यू रिकॉर्ड इन मार्च। तो द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है, इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ हेडक्वार्टर्ड एट रोम। जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि जो फूड प्राइस इंडेक्स है विच इज़ रिलीज बाय फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इट हैज़ इंक्रीज टू 159.3 पॉइंट्स लास्ट मंथ। ठीक है ना, 141.4 से 159.3 हो गया है। दिस इज अगेन, इफ यू विल सी रीड द फर्स्ट पैराग्राफ, दैट वर्ल्ड फूड प्राइसेस हैव जम्प टू अ न्यू रिकॉर्ड हाई इन मार्च as the war in Ukraine caused turmoil in markets for staple grains and edible oils। इसका रीज़न सिंपल है कि रशिया यूक्रेन क्राइसिस से क्या हुआ कि रशिया और यूक्रेन दोनों ने अपने जो एक्सपोर्ट्स हैं उसको बंद कर दिए। रशिया वॉज मेनली एक्सपोर्टिंग व्हीट एंड अदर स्टेपल ग्रेन्स, यूक्रेन मेनली सनफ्लावर। ओके, तो जब इन्होंने अपने एक्सपोर्ट्स को बंद कर दिया तो क्या हुआ कि देयर इज़ अ फूड क्राइसिस गोइंग ऑन। देयर आर मैनी low income countries in the world who cannot access this cheap food from Russia or Ukraine, so now world is moving towards food crisis। so can you see that how the war can cause food crisis? okay, तो ये देखिए next paragraph, Russia and Ukraine, they are major exporters of wheat, corn, barley and sunflower via the Black Sea, and Moscow has 6-week old invasion which is causing this disruption in export। अब because of war, see the estimation of Food and Agriculture Organization that FAO has cut its estimate of world wheat production to 784 million tons from earlier 790 million। okay, then next is 20% of the winter crops in Ukraine, they cannot be harvested because of the ongoing war। so you can see the rise in global commodity prices which is increasing the price in India also। so all these two factors has led to inflation in India which breached its 6% mark and it went to 6.07%। now आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी जो रिसेंटली बैठी थी, इसने कहा है कि फ्यूचर में ये जो उन्होंने एकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो किया था, अब बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन दे आर गोइंग टू स्विच टू टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। ओके, अभी के लिए अभी तक आरबीआई ने कुछ नहीं किया है, अभी तक आरबीआई इज फॉलोइंग द एकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी, बट नाउ आरबीआई इज गोइंग टू स्विच टू टाइट मॉनेटरी पॉलिसी वेरी सून। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कैसे डिटरमाइन होता है? एक इम्पॉर्टेंट रेट है विच इज़ कॉल्ड एज रेपो रेट। रेपो रेट अगर ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब टाइट मॉनेटरी पॉलिसी है, और अगर नीचे आ रहा है तो इसका मतलब एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी है। ओके, सो यहाँ पे हम अब फैक्ट्स की तरफ जाएंगे। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी हैज़ रेज्ड इट्स एस्टिमेट फॉर इन्फ्लेशन इन FY23 का मतलब होता है फाइनेंशियल ईयर 2022-23 टू 5.7%। पहले ये कितना एस्टिमेट था? 4.5%, इसको बढ़ा के कितना कर दिया है? 5.7%। मतलब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन रहने वाला है बिकॉज ऑफ दिस वॉर। अगर हम इन्फ्लेशन को क्वार्टर वाइज देखें, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं हमारे एग्जाम के लिए, बट तो भी जो क्वार्टर 1 है उसमें इन्फ्लेशन कितना होगा? 6.3%। क्वार्टर 1 मतलब फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने के बाद पहला 3 महीना, दैट इज़ अप्रैल मई जून। उसके बाद क्वार्टर 2 दैट इज़ जुलाई अगस्त सितंबर, उसमें 5.8% रहने वाला है। देन अक्टूबर नवंबर दिसंबर में 5.4%। देन Q4 दैट इज़ जनवरी फरवरी मार्च ऑफ 2023, वहाँ पे 5.1% रहने वाला है। ओके, उसके बाद देखिए आरबीआई ने जो फैक्टर्स बताए हैं इंडिया में इन्फ्लेशन का, दोज आर इंक्रीज इन क्रूड ऑयल, एडिबल ऑयल एंड व्हीट प्राइसेस, देन प्राइसेस ऑफ पाउल्ट्री, एग एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, इसको कहते हैं प्रोटीन इन्फ्लेशन।
उसके बाद आरबीआई ने रेपो रेट अभी के लिए कितना रखा है, इट इज़ जस्ट 4%। उसके बाद द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट। सो रियल जीडीपी ग्रोथ फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023 हैज़ बीन प्रोजेक्टेड एट 7.2%। पहले कितना था ये 7.8%। सो बिकॉज ऑफ दिस वॉर एंड इन्फ्लेशन, अगर हम देखेंगे कि इन्फ्लेशन का एस्टिमेट बढ़ गया है और जीडीपी ग्रोथ का एस्टिमेट कम हुआ है। द नेक्स्ट इज RBI wants all banks to offer cardless withdrawal। So RBI ने प्रपोज किया है एक cardless cash withdrawal facility should be available and this ATM network should be integrated with unified पेमेंट इंटरफेस। ठीक है ना, तो अगर ATM से कैश आप निकाल सकते हैं विदाउट कार्ड, कैसे, जस्ट ATM को इंटीग्रेट आप कर दीजिए UPI के साथ। ठीक है, अब हम RBI के 2-3 चीज़ें देख लेते हैं। RBI ने एक स्कीम लॉन्च किया है दैट इज़ कॉल्ड एज UPI 123 पे। दिस UPI 123 पे, it is a scheme of RBI, it is a platform of RBI which is going to enable the feature phones. Feature phones are those phones without internet. They can make a transaction, they can make a payment without using internet, that is called as UPI 123 pay. The next is RBI adds a standing deposit facility to normalize liquidity। तो एक HDF करके होता है, यहाँ पे फुल फॉर्म जानना जरूरी है। व्हाट इज HDF? इट इज स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। ओके, नाउ द स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, okay, it was started in 2018 by amending the RBI Act 1934। और ये एक टूल होता है, एक मैकेनिज्म होता है RBI के हाथ में कि अगर इकोनॉमी में ज़्यादा पैसा है तो उसको RBI एब्जॉर्व कर लेती है। ठीक है, सो इट इज़ अ टूल फॉर एब्जॉर्बिंग लिक्विडिटी विदाउट कोलैटरल। विदाउट कोलैटरल का मतलब RBI कोई कोलैटरल इसके लिए नहीं रखती, कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी का इसमें इसके अंदर कोई नीड नहीं है। ओके, नाउ व्हाट इज LAF? LAF इज लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कॉरिडोर। ओके, सो ये भी एक RBI के अंडर टूल है जिसमें RBI जो है वो लिक्विडिटी को मैनेज करती है। लिक्विडिटी का मतलब फ्लो ऑफ मनी इन इकोनॉमी। द नेक्स्ट इज टैक्स रिसीव्ड सर्ज टू 34% एंड एक्सटेंडेड टू ₹27 लाख करोड़। सो इंडिया का जो ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू है इट हैज सर्ज टू 34% इन 2021-22 एंड इट हैज़ एक्सीडेड ₹27 लाख करोड़। इसके वजह से इंडिया का टैक्स GDP रेशियो कितना हो गया है, इट इज़ 23 ईयर हाई ऑफ 11.7%। अर्लियर इट वॉज 10.3%। ओके, अब यहाँ पे एक रीडिंग बिटवीन द लाइन्स वाला इंफॉर्मेशन है। हु इज़ आवर करंट रेवेन्यू सेक्रेटरी? देन द आंसर इज तरुण बजाज। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं कि हमारा जो टैक्स बॉयंसी रेशियो है वो कितना है इस वक्त, 1.9। ओके, अब टैक्स बॉयंसी रेशियो क्या होता है? द टैक्स बॉयंसी रेशियो मीन्स ग्रोथ इन टैक्सेस रिलेटेड टू GDP ग्रोथ। नाउ फ्रेंड्स, अब हम एक इंटर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कर लेते हैं अबाउट RBI मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। सो RBI मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन ईयर 2016। 2016 में एस्टेब्लिश हुआ था अंडर द RBI एक्ट 1934। ओके, अंडर द RBI एक्ट 1934 एक्ट 1934। इसका एक सेक्शन है दैट इज सेक्शन 45ZB। इसके अंदर मॉनेटरी पॉलिसी एस्टेब्लिश हुआ है। अगेन आई एम रिपीटिंग, सेक्शन 45ZB ऑफ RBI एक्ट 1934। अभी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी होता है इसको सेटअप कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सो सेंट्रल गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू सेटअप ए मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। अब ये मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी में 6 मेंबर्स होते हैं, 3 RBI के, 3 गवर्नमेंट नॉमिनेटेड जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं नॉन RBI,
तो आरबीआई के कौन कौन से मेंबर्स होते हैं? द गवर्नर ऑफ आरबीआई दैट इज शक्तिकांता दास हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, देन डेप्यूटी governor of RBI who is in the charge of monetary policy, and then there will be one officer of RBI. Then non RBI में अगर हम देखेंगे so there are 3 government nominated or government appointed persons. Those are Ashima Goyal, Jayant R Verma. Ashima Goyal, then Jayant R Verma, and then we have शशांक भीड़े। अब अगर हम आरबीआई एक्ट 1934 देखेंगे तो वो कहता है कि मिनिमम मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी शुड मीट फॉर 4 times इन अ ईयर अकॉर्डिंग टू द एक्ट, बट कन्वेंशनली आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी जो है वो 6 बार बैठती है, मीन्स आफ्टर एवरी 2 months. Then RBI it releases a report, the flagship publication that is called as Financial Stability Report. And the next one is that RBI releases an index called as Financial Inclusion Index. नाउ फ्रेंड्स, अब हम एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ कोरोना भी कर लेते हैं। कोविड-19 में एक नया न्यूज़ आया हुआ है आज। नाउ दैट न्यूज़ इज ऑल एडल्ट्स टू गेट प्रिकॉशन जैब, ठीक है। और द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ इज दैट गुजरात हैज़ रिपोर्टेड इट्स फर्स्ट केस ऑफ एक्सी वेरिएंट, ठीक है। पहले तो हम इस पर चलते हैं, ऑल एडल्ट्स टू गेट प्रिकॉशन जैब। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं जो 18+ ईयर्स के हैं और जिनको 9 महीने हो चुके हैं, 9 months सिंस दे कंप्लीटेड देयर सेकेंड डोज ऑफ कोविड-19, दे ऑल आर एलिजिबल टू गेट द कोविड-19 वैक्सीनेशन फॉर द थर्ड टाइम, ओके। नाउ इसके पहले अगर हम देखेंगे तो जो कोविड-19 वैक्सीनेशन पॉलिसी है हमारा, तो वो उसका टाइमलाइन कुछ इस हिसाब से है कि द कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव जो है वो स्टार्ट हुआ था जनवरी 16, 2021 में। तो जनवरी 16, 2021 से सबको वैक्सीन लगना स्टार्ट हो गया था, मतलब सबको नहीं, दोज हु वर 60+ एज एंड दोज हु वर सफरिंग फ्रॉम कोमॉर्बिडिटीज़ एंड फ्रंटलाइन वर्कर्स। उसके बाद मई 1, 2021 को 18 ईयर्स प्लस को वैक्सीन लगना चालू हो गया। बाय द टाइम जनवरी 3, 2022 केम, वैक्सीनेशन ऑफ चिल्ड्रन इन 15 to 17 ईयर्स एज ग्रुप दैट स्टार्टेड, और उनके लिए जो वैक्सीन था दैट वाज कोवैक्सीन। देन ऑन मार्च 16, 2022 vaccination of 12 to 14 years people started, or the vaccine which was approved for them was, first it was Corbevax and later it was Covovax. Okay, Corbevax it is manufactured by Biological E, and Covovax it is manufactured by Serum Institute of India. Now coming to XC वेरिएंट। सो व्हाट इज दिस XC वेरिएंट? तो पहले तो हमें ओमिक्रॉन समझना पड़ेगा। ओमिक्रॉन, सो ओमिक्रॉन जो है इट इज़ द फिफ्थ वेरिएंट ऑफ कंसर्न डिक्लेयर्ड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। द अदर 4 आर अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ओके, एंड ओमिक्रॉन इज द 5th वन। इसका जो पैंगो लिनिएज है इट इज़ B.1.1.529, ठीक है। अब ओमिक्रॉन के जो वेरिएंट्स हैं जो जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से हुए हैं दैट इज़ BA.1, BA.2 एंड BA.3। ये जो वेरिएंट हैं ओमिक्रॉन के दे हैव कम बिकॉज ऑफ जेनेटिक एरर। उसके बाद देर आर सर्टन वेरिएंट्स विच आर कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेंट वेरिएंट्स। रिकॉम्बिनेंट वेरिएंट का मतलब जब 2 वेरिएंट एक साथ किसी होस्ट के अंदर हैं, किसी बॉडी के अंदर हैं, so they create a recombinant variant. So those are XC
XD, okay, XC, XD and XF, XC, XD and XF. तो ये जो XC है, it is the recombinant variant of BA.1 and BA.2, BA.1 and BA.2. BA.1 एंड BA.2, ओके, ये XZ वेरिएंट का है कि ओमिक्रॉन के दो जो सब वेरिएंट है BA.1, BA.2, उनका मिलके एक बना है XC, जो अभी गुजरात में डिटेक्ट हुआ है, एंड इट हैज़ बिन टोल्ड बाय इंस्कागोग लेबोरेटरी विच इज़ अ कंसोर्टियम ऑफ लेबोरेटरी विच कैरीज आउट जेनेटिक रिसर्च ऑफ कोरोना वायरस. The next is Home Ministry seeks 6 more months to frame CAA rules. So यहाँ पे CAA Citizenship Amendment Act 2019 के बारे में बात हो रही है, which provides citizenship to minorities from 3 countries. These minorities are मतलब 6 religions को ये citizenship देती है. Those who have come from 3 countries that are Afghanistan, Bangladesh and Pakistan. जो कट ऑफ डेट है कि मतलब जो भी दिसंबर 31, 2014 के पहले अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से आया है और जो हिंदू है, सिख है, बुद्धिस्ट है, जैन है, पारसी या क्रिश्चियन है, उनको सिटीजनशिप देने की बात करता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट. अब ये एक्ट पास हो गया है 2019 में, बट रूल्स नहीं बने हैं. जब तक रूल्स नहीं बनेंगे तब तक इम्प्लीमेंट नहीं होगा ये एक्ट. सो नाउ होम मिनिस्ट्री विच इज़ गोइंग टू इम्प्लीमेंट दिस एक्ट. It needs 6 more months to frame the CAA rules. The next is the Supreme Court upholds new restrictions on receiving foreign funds. तो यहाँ पे बात हो रही है Foreign Contribution Regulation Act की, which was amended in 2020. अब इस एक्ट के अंदर क्या है कि any NGO which are receiving the foreign funds, they have to maintain the account in the Delhi branch of State Bank of India. First thing. Second, for using that fund they need license from Ministry of Home Affairs so that they can access this fund. ठीक है, तो पहला रिस्ट्रिक्शन क्या है कि फंड कहाँ पे आएगा, एक ही ब्रांच में आएगा इंडिया के, दैट इज़ SBI ब्रांच ऑफ दिल्ली. फिर क्या वो फंड डायरेक्टली आने के बाद यूज़ हो सकता है? नहीं, उसके लिए पहले लाइसेंस लेना होगा. किससे? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से. ठीक है, ये लाइसेंस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स किस बेसिस पे देगी? रिटर्न्स फाइल करने के बेसिस पे देगी. अगर रिटर्न्स फाइल किए हैं तो लाइसेंस मिलेगा. ठीक है, अदरवाइज लाइसेंस कैंसिल भी हो सकता है. अगर लाइसेंस कैंसिल हो गया तो नो NGO कैन एक्सेस दिस फंड. नाउ जब सुप्रीम कोर्ट में ये बात आई तो सुप्रीम कोर्ट हैज़ सेड दैट अमेंडमेंट्स टू FCRA हैज़ इज़ गुड एंड नो बट नो मीन्स इट हैज़ सेड दैट ये जो FCRA अमेंडमेंट्स है ये ठीक है और किसी के पास ये फंडामेंटल या एब्सोल्यूट राइट नहीं है कि वो रिसीव करे फॉरेन कंट्रीब्यूशन, और स्टेट जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर सकती है एक्सेस टू दिस फॉरेन डोनेशंस. ठीक है, एक इसी से NGO से रिलेटेड ही एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन कर लेते हैं कि अभी एमनेस्टी इंटरनेशनल एक ह्यूमन राइट्स NGO है, इंटरनेशनल NGO है, लोकेटेड इन हेडक्वार्टर्ड इन लंदन. तो इनके जो इंडिया के हेड है आकार पटेल, ही वॉज स्टॉप फ्लाइंग टू USA इन बेंगलुरु. ओके, अब कोर्ट के ऑर्डर ने उसके ऊपर स्टे लगा दिया है एंड इट हैज़ प्रोवाइडेड रिलीफ टू आकार पटेल. द नेक्स्ट इज एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है, मॉडल बाई लॉ सून फॉर एग्री क्रेडिट सोसाइटीज़. सो रूरल एरिया में there are PACS. These PACS are called as Primary Agricultural Credit Societies. These are type of cooperative societies. Okay, so अब इनके लिए bylaws बनेंगे, मॉडल bylaws. मॉडल bylaws की क्यों बात हो रही है यहाँ पे? कि ये मॉडल bylaws सेंटर बनाएगा बट स्टेट्स अपने हिसाब से इसको अडॉप्ट करेंगे या नहीं भी करेंगे. ऐसा एग्रीकल्चर में भी चलता है, दैट सेंटर इट फ्रेम्स मॉडल लॉज. उसके बाद सिंस एग्रीकल्चर इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट, तो स्टेट्स उसको अडॉप्ट करती हैं, मॉडिफाई करती हैं अपने हिसाब से. तो यहाँ पे अगेन द मॉडल बाय लॉ इज़ कमिंग फॉर PACS अक्रॉस द कंट्री. अब यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दिया है, वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है. दैट मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन वॉज फॉर्म्ड ऑन July 5, 2021 एंड करेंटली
Home Minister Amit Shah is chairing this ministry. He is the Minister of Cooperation also. Then the ministry has planned a 2-day national conference on cooperation policy on April 12 and April 13th. The next is again one liner. It is related to Russia, impact of Russia-Ukraine crisis on India's जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर. ठीक है ना. तो इंडिया में जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट सेक्टर. ठीक है ना. तो जेम एंड ज्वेलरी में हम फिनिशिंग का काम करते हैं. इंडिया जो है वो फिनिशिंग का काम करता है. बट जो ये डायमंड्स आते हैं वो बाहर से आते हैं. वन ऑफ द सिग्निफिकेंट सप्लायर ऑफ दिस डायमंड इज अल्रोसा माइंस इन रशिया. अल्रोसा माइंस इन रशिया. ठीक है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अल्रोसा माइंस इन रशिया. इट इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डायमंड प्रोड्यूसिंग माइंस. ठीक है. अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो गया है कि यूएस ने कल सैंक्शंस लगाए थे. उसमें से अल्रोसा माइंस के ऊपर भी सैंक्शन लगा है. ओके. विच इज़ द मेजर कंपोनेंट ऑफ ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड रशिया एंड विच इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर रशियाज इंडियाज़ एक्सपोर्ट. जैसे कि रिसेंटली हमने पढ़ा था कि इंडिया हैज़ सरपास्ड इट्स $400 बिलियन एक्सपोर्ट टारगेट इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर. द एक्सपोर्ट इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर वॉज $418 बिलियन. उसमें से जेम्स एंड ज्वेलरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट था. ओके. सो दिस कैन बी इम्पैक्टेड इन द फ्यूचर. द नेक्स्ट इज अबाउट द सेंटर सेट्स अप टास्क फोर्स टू प्रमोट एनिमेशन एंड गेमिंग. तो यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है, इट हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड अ टास्क फोर्स. उस टास्क फोर्स का नाम क्या है? एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक्स. नाउ दिस टास्क फोर्स इट विल बी हेडेड बाय इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सेक्रेटरी एंड दे आर गोइंग टू फॉर्म अ फर्स्ट एक्शन प्लान इन 19 डेज. इस कमिटी के अंदर इंडस्ट्री भी रिप्रेजेंट हो रही है, एकेडेमिया भी रिप्रेजेंट हो रही है और स्टेट गवर्नमेंट का भी रिप्रेजेंटेशन है. पहली बार इस कमिटी को फॉर्म करने का अनाउंसमेंट यूनियन बजट 2022-23 में हुआ था. अब ये जो फ्रेमवर्क है, ठीक है ना, जो ये बॉडी है वो किससे रिलेटेड फ्रेमवर्क बनाएगी? ओके. सो दे विल मेक फ्रेमवर्क रिलेटेड टू नेशनल AVGC पॉलिसी. AVGC का फुल फॉर्म क्या है? एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक्स. Then it will recommend national curriculum framework for graduation, post graduation and doctoral courses. Okay. Then it will facilitate skilling initiatives in collaboration with academic institutions, vocational training and industry. ठीक है. इससे फ़ायदा कहाँ पे होगा? एम्प्लॉयमेंट में फ़ायदा होगा. ठीक है. देन ग्लोबल रीच बढ़ेगी इंडिया की. इंडिया का एक्सपोर्ट एनहांस होगा और आगे चल के FDI भी इस सेक्टर में आ सकता है. Now, what is the importance of this sector? The importance of this sector is that it has the potential to become the torch bearer for Create in India and Brand India. India currently इसका potential है to capture 5% of the global market share by 2025, जिसका annual growth rate है 25 to 30% और it can create new annual job of 1,60,000. उसके बाद इस कमेटी में, इस टास्क फोर्स में सेक्रेटरीज हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर, देन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड देन DPIIT, दैट इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. इट इज़ डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड. देन इसमें एकेडेमिया बॉडीज़ भी है. ओके. स्टेट्स भी है. जैसे स्टेट्स हैं कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना. ओके. इनके जो भी एजुकेशन बॉडीज़ और भी हैं जैसे AICT, NCERT. ओके. ऑल दीज आर रिप्रेजेंटेड इन इट. द नेक्स्ट इज जल जीवन मिशन टू सप्लाई वाटर टू रूरल एरियाज बाय 2024. सो जल जीवन मिशन इज़ अ प्रोग्राम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति headed by Gajendra Singh Shekhawat. It aims to provide safe and adequate drinking water through tap connections to all households by 2024. Now, please write me in the comment box which sustainable development goal is related with availability of water, drinking water and sanitation. The next is Navy crew completes training on MH603 helicopter. सो इंडिया ने एक डील साइन किया था यूएस के साथ. इट वॉज $2.2 बिलियन डील फॉर MH60R हेलीकॉप्टर्स. इट वॉज मैन्युफैक्चर्ड बाय लॉकहीड मार्टिन.
ये डील कब साइन हुआ था? 2020 में। नाउ डिलीवरीज आर एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड बाय 2025। ये एक हेलीकॉप्टर है, ठीक है, विच इज़ गोइंग टू बी सप्लाइड टू इंडियन नेवी विच इज़ फेसिंग द शॉर्टेज. Now these are going to replace the helicopter Sea King 42-48 helicopters which is already decommissioned in the 1990s. Okay. The next is India tests missile system successfully. So India on Friday successfully flight tested solid fuel, SFDR का मतलब है solid fuel ducted ramjet booster. It is a missile system. It was tested from Chandipur in Odisha. अब ये SFDR क्या है? It is the propulsion which enables the missile to intercept aerial threats at supersonic speeds. ओके, तो सुपरसोनिक स्पीड मतलब जिसका स्पीड साउंड के स्पीड से ज़्यादा हो उसको हम सुपरसोनिक कहते हैं. और अगर यही बॉडी का स्पीड 5 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड है तो उसको हम कह देते हैं हाइपरसोनिक. और अगर साउंड के स्पीड से कम है तो हम कहते हैं सबसोनिक. नाउ फ्रेंड्स, आज के एडिटोरियल पे आते हैं. अ मैसेज फॉर रशिया. तो यहाँ पे बात हुई है अबाउट द सस्पेंशन ऑफ रशिया फ्रॉम द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल. ठीक है, अब हम यहाँ पे अगर देखेंगे कि जो ये सैंक्शन है यूएस के रशिया के अगेंस्ट, ठीक है ना, तो पहले से ही यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, देन अगेन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में बहुत सारे रिजोल्यूशंस आए थे. और दे ऑल्सो टॉक अबाउट कैरिंग आउट इन्वेस्टिगेशन ऑफ रशियाज एक्शन इन यूक्रेन. ये जो सैंक्शन लगा है रशिया के ऊपर, जो इसको निकाला गया है मेंबरशिप से, इट वाज द रिजोल्यूशन वाज पास्ड इन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली. प्रेसिडेंट जो हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के वो हैं अब्दुल्ला शाहिद. दिस रेजोल्यूशन वाज पास्ड बाय 93 वोट्स अगेंस्ट 24 with 58 abstentions including India. Now this has come in the light of Bucha killings या Bucha massacre आप कह सकते हैं, जो एक टाउन है यूक्रेन में, नॉर्थ यूक्रेन में, जहाँ पे कुछ डेड बॉडीज़ पाए गए, मीन्स 400 के आसपास. एंड इट इज said that this was committed by the Russian troops. अब एक ऑफिस है दैट इज़ कॉल्ड एज ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स. ठीक है, उन्होंने अंदाज़ा लगाया है कि एटलीस्ट 1611 सिविलियंस हैव बीन किल्ड एंड 2227 हैव बीन इंजर्ड इन यूक्रेन सिंस द वॉर बिगेन ऑन 24 फरवरी. ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में. नेक्स्ट पैराग्राफ में बताया है कि 3 राउंड ऑफ टॉक्स हो चुके हैं. ठीक है, पहला हुआ था बेलारूस में, दूसरा टर्की में, तीसरा इस्तांबुल में. अभी तक कोई एक कंक्रीट फ्रेमवर्क या रोड मैप नहीं आया है कि हाउ टू स्टॉप द वॉर. ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि यूक्रेनियन प्रपोजल्स जो है उस पर ध्यान देते हैं कि यूक्रेन ने क्या क्या प्रपोज किया है. यूक्रेन ने कहा है कि इट इज़ रेडी टू एक्सेप्ट न्यूट्रलिटी. ये जो न्यूट्रलिटी का मतलब होता है कि यूक्रेन इज़ नॉट गोइंग टू सीक द मेंबरशिप ऑफ नाटो. ठीक है, मतलब यूक्रेन विल बी न्यूट्रल कंट्री बिटवीन वेस्ट एंड ईस्ट. So Ukraine is going to accept the neutrality, but it wants military security assurances. Then it is ready for consultation period of 15 years for Crimea. मतलब क्रीमिया जो पहले यूक्रेन से अनेक्स कर लिया था रशिया में, उस पर बातचीत चालू होनी चाहिए. ठीक है, एंड देन थर्ड वन इज टू डिस्कस द स्टेटस ऑफ सेल्फ डिक्लेयर्ड डोनेट्स्क एंड लुहांस्क रिपब्लिक इन अ समिट विद मिस्टर पुतिन. तो रशिया ने क्या किया, जो 2 रीजन हैं ईस्टर्न यूक्रेन के, डोनेट्स्क एंड लुहांस्क, उसको पहले डिक्लेयर किया कि ये रशिया के पार्ट है, और उसके बाद यूक्रेन को में इन्वेजन किया. ठीक है, इन्हीं को कलेक्टिवली कहते हैं डोनबास रीजन. इसमें जो इट इज़ डोमिनेटेड बाय रशियंस, एथनिक रशियंस, एंड हैज़ ऑलवेज रिमेन्ड अ डिस्टर्ब्ड एरिया फॉर यूक्रेन. इसमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले मिन्स्क एग्रीमेंट 1 एंड मिन्स्क एग्रीमेंट 2 हुआ था, बट Ukraine and Russia both failed to implement this agreement. So friends, that's all for today. We will meet next week with the daily Hindu analysis. Till then, have a nice time. Take care. Thank you.